कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक चैप्टर में से अति महत्वपूर्ण प्रश्न या अति महत्वपूर्ण बिंदुओं से रिलेटेड हमारा जो सीरीज है उसका पहला वीडियो रहेगा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर में से जिन जिन टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है, जो जो टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। तो जल्दी से आप टाइम निकाल कर इस पूरे वीडियो को देख लेना, और इसके अलावा बाकी के चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो है उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सारे वीडियो लगातार आप देख लेना एग्जाम देने से पहले पहले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं आपका। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस बार जो पूछा जा सकता है, हर बार ही ये क्वेश्चन आता है, ये मैग्नीशियम रिबन वाला जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लेना। इसमें इस बार क्या पूछा जा सकता है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, या इसकी समीकरण पूछी जा सकती है मैग्नीशियम रिबन की। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन की समीकरण बताइए, या मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कवर अप करोगे। साफ इसलिए किया जाता है ताकि इसका अच्छे से दहन हो जाए वायु में, और इसकी जो समीकरण है वो नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगी होगी। यहाँ पर इसकी जो समीकरण है वो ये वाली समीकरण है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभिकारक यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और उत्पाद जो अभिक्रिया में बनते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनसे जो अभिक्रिया में बनते हैं उनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों ही अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। इसकी अगर शब्द समीकरण के अलावा अगर आपको समीकरण लिखनी है तो ये इसकी समीकरण है Mg प्लस O2 MgO। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा जा सकता है, इस बार मेरे को काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि एक रासायनिक जो समीकरण होते, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, ये पूछा जा सकता है इस बार। एक रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये 4 यहाँ लक्षण बताए हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होता है, या तो गैस का निकास होता है या उत्सर्जन होता है, या फिर तापमान में परिवर्तन होता है। ये 4 टॉपिक आपको इसमें लिखने हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, अथवा तापमान में परिवर्तन, ये होते हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है वो है बच्चों, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण क्या होती है। कंकाली समीकरण ऐसी समीकरण जो कि संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण जो होती है वह उसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है, जबकि कंकाली समीकरण में ऐसा नहीं होता। कंकाली समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो कंकाली समीकरण का भी एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जो समीकरण संतुलित नहीं होती उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण। अब संतुलित करना, अभिकारक और उत्पादों की मात्रा को बराबर करना, तो इसके लिए आपको ये वाला जो एक है इसमें Fe+H2O और Fe3O4+H2, ये वाली समीकरण आपको याद रखनी है। इसका निर्माण आपको करना है, तो इसको कंप्लीट करना है। जैसे ये कंकाली समीकरण है, इसको जब संतुलित करेंगे तो क्या बन जाएगा आखिर में हमारे पास। इसको संतुलित करने पर आंशिक रूप से ये संतुलित समीकरण है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आंशिक रूप से ये भी है संतुलित समीकरण है, और इसके बाद ये है संतुलित समीकरण। जो पहले शुरू में समीकरण बताई थी उसका जो सही रूप है वो ये है। तो ये कंप्लीट करना है, और इसमें विधि हिट एंड ट्रायल विधि होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इस विधि का नाम भी पूछा जा सकता है, समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब इसके बाद आपको याद रखना है आगे कि इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है। ये दो इसमें देखो, एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ हाइड्रोजन की क्रिया, इससे ये बनता है मेथेनॉल, और दूसरा ये है CO2 और H2O की क्रिया से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इनकी उपस्थिति में
ये वाला पूरा समीकरण, और इस समीकरण को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण वाली समीकरण। ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण आपसे पूछी जा सकती है, इस बार पूरे पूरे चांसेस है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को लिखिए, लिखिए का मतलब इसकी समीकरण दीजिए, तो समीकरण ये याद रख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया होती है इसमें सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल बनता है। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें नोट करनी है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, तो ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले तीनों ही समीकरण आप याद कर लेना, इनकी तैयारी आपको कर लेना, इनमें से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद इसमें और कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकार में काफी सारे प्रकार हैं रासायनिक समीकरणों के, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसमें जल मिलाने पर बनने वाले उत्पाद लिखिए। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसके साथ जल मिलाने पर कौन सा उत्पाद बनेगा, एक तो बुझा हुआ चूना का विलयन बनेगा, एक्वा यानी ए क्यू का मतलब विलयन है ये, इसका बुझा हुआ चूना का विलयन बनेगा, और साथ में क्या बनेगी, उष्मा बनेगी, उष्मा निकलती है। ये आपको पता ही होगा, ये यहाँ पर डायग्राम से भी दिखाया हुआ है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ये भी आप रट लेना, इसमें से सभी संयोजन अभिक्रिया की समीकरण है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका कोई भी एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो ये है एग्जाम्पल इसका, CaOH की ट्वाइस यानी बुझा हुआ जो चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो कैल्शियम, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये अलग से पूछा जा सकता है कि जब हम दीवारों पर चूना या कली करते हैं तो वो चमक क्यों आ जाती है उनमें, चमक आने का कारण क्या होता है, कैल्शियम ये संगमरमर का निर्माण बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं, और ये संगमरमर जो होता है ये चमकदार होता है, इसलिए दीवारों पर चमक आ जाती है। ये तो है वो पदार्थ जो हम कली या चूने में प्रयुक्त करते हैं, और उस वो जब क्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो जल बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ जुड़ जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी अगर पूछा जाता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला CaCO3 सॉलिड स्टेट में ये लिखना है। संयोजन अभिक्रिया के जैसे मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा था, तो ये एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोयले का दहन या फिर जल का निर्माण, जल का निर्माण होना, यानी H2 और O2 मिलकर जल बनाते हैं, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, फिर इसके बाद ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पूछी जा सकती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पता ही है कि जब ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, ये एक इसका एग्जाम्पल है। ये श्वसन वाला क्वेश्चन हर बार आ जाता है, इस बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चांसेज है कि ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो अपने इसमें एक ये वाला समीकरण जो है ये भी इसी का ही है, श्वसन अभिक्रिया का समीकरण है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा तो ये समीकरण पूछा जाएगा कि श्वसन अभिक्रिया का समीकरण लिख दीजिए, तो आपको ये समीकरण लिखना है उस टाइम, श्वसन अभिक्रिया का समीकरण। ग्लूकोज का विघटन की अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसे। और अब इसके बाद वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में आपको पता ही है, जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, कोई एक यौगिक है उसको गर्म करने पर ऊष्मा मिलने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से लेकर ये इसकी समीकरण है, छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें आप कई सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर है अगर उसको गर्म करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी, और CaOH यानी CaO यानी बुझा हुआ चूना बन जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संगमरमर को गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद लिखिए। चूना पत्थर आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह संगमरमर या चूना पत्थर होता है, इसको जब गर्म करते हैं तो CaO + CO2 बनता है। इसके अलावा प्रश्न इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो तीन उत्पाद बनते हैं बच्चों, एक तो लेड ऑक्साइड, एक हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक हो गया ऑक्सीजन। इन तीनों को आपको याद रखना है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। और
भूरे रंग का धुआं निकलता है, इसमें ये भी याद रखना, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। और ये धुआं किसके कारण होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। NO2 का धुआं होता है, ये भूरे रंग का जो धुआं होता है वो। तो इसमें आपको यहाँ पर हो सकता है कि x या a कोई विलुप्त संख्या लिख दे और ये वाली समीकरण पूरी बता दे कि लेड नाइट्रेट प्लस में एक भूरे रंग के धुएं वाली गैस और प्लस में वायु या ऑक्सीजन लिख दिए, तो आप समझ जाना कि ये वो वाली समीकरण है। ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा इसमें और कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों? चलते हैं नीचे। ये सिल्वर ब्रोमाइड और AgCl जो है, ये दोनों हर बार पूछे जाते हैं, इस बार मेरे को चांसेस नहीं लग रहे इसमें से आने के। और इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा ये वाला, जैसे प्रश्न है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो सफ़ेदी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो X का नाम और सूत्र लिखो। छोटा सा प्रश्न है ये, हो गया। और लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ क्रिया। अब इसमें आप ना X को क्या मानोगे? X क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और उसका विलयन जब बनेगा तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जल के साथ क्रिया होने पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, ये वाला प्रश्न, ये आने के चांसेस नहीं है, ये भूरे रंग की हो जाती है, हर बार पूछ लिया जाता है। ये वाले प्रश्न की बजाय आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में से भी कोई प्रश्न आने के चांसेस नहीं लग रहे मेरे को। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये समीकरण ये पूछी जा सकती है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बस इतना पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल भी शायद इसका ना ही पूछा जाए। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रियाएं, यानी यहाँ समीकरण ये लिखी हुई है, ऐसी अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपचयन और अपचयन, इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से पदार्थ का उपचयन हो रहा है या कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं को समझो आप। इसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और इसमें कॉपर ऑक्साइड जो है वो जल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण कर रहा है। तो दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? उपचयन होता है। ये आपको यहाँ पे समझना है इसमें। तो यहाँ लिखा है कि जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी जब उसमें कमी आती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन होता है, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो ये वाली लाइन आपने याद रखनी है। ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना यानी उपचयन हो गया, और अगर इसमें ऑक्सीजन निकल रही है, कमी हो रही है ऑक्सीजन की, तो अपचयन होता है। यही सेम बात हम हाइड्रोजन के लिए भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजन का जुड़ना अगर होता है, इसको समझना, हाइड्रोजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। अपने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये चीज़ भी आप समझ लेना। उपचयन और अपचयन में हाइड्रोजन का उल्टा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन होता है। और ऐसी अभिक्रिया जिनमें दोनों एक साथ हो रहे हैं उसको हम उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे इसके बाद एक ऐसी अभिक्रिया का मतलब उदाहरण दीजिए जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया लग रही है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नीचे वाला ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल। इसके अलावा इसमें से पूछा जा सकता है मैग्नीशियम रिबन वाला, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैग्नीशियम रिबन जो है वो चमकदार ज्वाला के साथ वायु में उसका दहन होता है, और श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और देख लेना ये प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बनता है श्वेत कलर का यानी सफ़ेद कलर का, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसलिए मैग्नीशियम का उपचयन होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद संक्षारण का आपसे ना 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं संक्षारण में। एक तो होता है चांदी, एक होता है तांबा, और एक होता है लोहा। इन तीनों के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। लोहे के ऊपर तो जंग लगती है, चांदी के ऊपर
क्या हो जाता है, चांदी काले रंग में बदलने लग जाती है, चांदी काले के ऊपर काला काली परत चढ़ जाती है, और तांबा है उस पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये तीनों एग्जाम्पल है इसके संक्षारण के। लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, लालिमा युक्त भूरे रंग की, तो वह क्या होता है, लोहे पे जंग लगना कहलाता है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ने लग जाती है, और तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ने लग जाती है, या तांबे में हरे रंग का निशान बनने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं तांबे का संक्षारण। ये ठीक है, 3 प्रश्न है ये। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है संक्षारण में। इसके अलावा विकृत गंधिता में आपसे क्या पूछा जा सकता है? विकृत गंधिता में विकृत गंधिता को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए प्रतिओक्सीकारक पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं। इसी में एक चिप्स वाला क्वेश्चन भी बनता है। चिप्स की जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? तो इसका एग्जाम्पल आप ये लिखोगे कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एक इस तरह की गैस है, प्रतिओक्सीकारक गैस है, जो कम सक्रिय गैस होती है, यानी यह जो चिप्स है उसके साथ क्रिया नहीं करती, उसके साथ क्रिया नहीं करती, उसके साथ क्रिया ना करते हुए उसमें ऑक्सीजन को बनाए रखती है, ठीक है, उसका विकृत गंधिता नहीं होने देती। और प्रतिओक्सीकारक जो होते हैं वो मतलब ऑक्सीकरण को नहीं होने देते, ऑक्सीकरण अगर नहीं होता है तो फिर इसका मतलब वहाँ पर विकृत गंधिता भी नहीं होती। तो ये था चैप्टर नंबर 1, और इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसमें से कोई एक क्वेश्चन, जैसे अपने मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन आ गया कि लोह चूर्ण पर तनुस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखो, लोहे के साथ अम्ल की क्रिया होने पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तो पता ही है। इनमें हाइड्रोजन गैस का ऑप्शन 1 में ही लिखा हुआ है, आयरन का क्लोराइड बनेगा, ये भी याद रख लेना। तो पहला इसका आंसर है कि जब हम हाइड्रोजन गैस अ, और आयरन वाला आंसर इसका लिखेंगे, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कर। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर इनको संतुलित करने वाले क्वेश्चन है काफ़ी सारे। संतुलित करने वाले इन सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। अगला इसमें जो प्रश्न बन सकता है वो है, ये सारे मैंने करवा दिए। अब विस्थापन और द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया में अंतर नहीं पूछा जाएगा इस, और इसके अलावा कोई प्रश्न बनता नहीं है। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने का कारण क्या हो सकता है? उनको संक्षारण से बचाना। और तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ पर विकृत गंधिता को रोका जा सके। तो ये आंसर दो आप इनको याद रखोगे कि इस तरह से इनके आंसर एक तो ये हो गया लोहे वाला, और दूसरा हो गया विकृत गंधिता वाला। चलिए, अब इसके बाद ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके सारे क्वेश्चन अपने लगभग देख लिए हैं। अब हम अगला चैप्टर देख लेते हैं इसका।